नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक और अद्भुत चैप्टर जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो आइए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी, आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था। रेडियो सक्रियता इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों। ऑप्शन है मैडम क्यूरी, हेनरी बैक्यूरेल, रदरफोर्ड और हाइगेनबर्ग। बच्चों आपको बताना है कि रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था। तो बच्चों आपका आंसर होगा हेनरी बैक्यूरेल। अगर आपसे पूछा जाता कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया था तो ये हो जाता मैडम क्यूरी हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बी होगा, हेनरी बैक्यूरेल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है गामा किरण है। गामा किरण कैसे होती है बच्चों, आप लोग जब रेडियो एक्टिविटी पढ़िएगा तो आपको तीन प्रकार के किरण पढ़ना है बच्चों। अल्फा पढ़ना है, बीटा पढ़ना है और गामा पढ़ना है। ठीक है ना, ये तीन प्रकार की किरणें आपको पढ़ना है, अल्फा, बीटा और गामा पढ़ना है। तो आपसे पूछा है कि गामा किरण होती है, आपको बताना है बच्चों कि गामा किरण कैसी होती है। उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंग के निम्न विद्युत ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन। तो बच्चों इसमें आपका आंसर जो होगा, इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है गामा किरण, यहां पे ऑप्शन में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा उच्च। ठीक है, उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यानी आंसर जो है आपका बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी होगा। गामा किरणें जो होती है, गामा किरणें में एनर्जी बहुत अधिक होता है जी। तो ये कैसी किरणें होती है, उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। आपको बताना है बच्चों कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें किसकी बनी होती है, आपको बताना है। यूरेनियम की बनी होती है कि ग्रेफाइट की बनी होती है कि केडियम की बनी होती है कि प्लूटोनियम की बनी होती है। नियंत्रक छड़ें देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर जो है उसमें ऊर्जा उसमें डिसाइड किया जाता है कि ये किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, क्योंकि रिएक्टर में ही ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, वहीं से बम बनाया जाता है और वहीं से विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है बच्चों। तो उसमें अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए जो छड़ यूज किया जाता है वो केडियम की होती है। किसकी होती है जी, केडियम की छड़े का यूज किया जाता है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयुकाल 10 वर्ष है। कितना वर्ष है जी, 10 वर्ष है, यानी कि T1/2 इसको हाफ लाइफ कहते हैं जी, अर्ध आयुकाल कहते हैं। कितना वर्ष है, तो 10 वर्ष है। ठीक है, कह रहा है कि उस पदार्थ की 10 ग्राम की मात्रा, उस पदार्थ की 10 ग्राम की मात्रा कितने दिनों में क्षय होकर के 0.25 ग्राम हो जाएगा। देखिए बच्चों 10 ग्राम है, प्रारंभिक मात्रा को n नॉट बोलते हैं और ये कितना ग्राम है जी, 10 ग्राम है। ठीक है, और कह रहा है कि क्षय होकर के n का मान कितना दिया है, तो n का मान दिया 1.25 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा 10 ग्राम है, उसे क्षय होकर के 1.25 ग्राम होने में कितना मात्रा रह जाएगा, ये आपको बताना है बच्चों। तो आइए हल करते हैं जी बच्चों। देखिएगा, जब भी आपको कहेगा टाइम निकालो, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है कि n गुणे n/2, n फैक्टर निकालना जरूरी होता है। उसके बाद से आप हाफ लाइफ से गुणा कर देते हो, तब जाकर आपका टोटल टाइम निकलता है। तो n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/n0 इज इक्वल टू 1/2 के पावर n। ठीक है बच्चों, n/n0 बराबर 1/2 के पावर n। n का मान कितना है बच्चों, तो n का मान है 1.25। ठीक है, और ये ये n का मान, n0 का मान कितना है जी, तो n0 का मान है 10 ग्राम। ठीक है, और ये 1/2 का 2 और ये n का n। जब दशमलव को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 10 और ऊपर से आएगा 100। ठीक है, दशमलव के बदले 1, 2 अंक है तो 2 जीरो, और ये 1/2 का 2 और पावर n का n। जब इसको कटाएंगे तो 25 25 सवा 100, 25 सवा 100, 25 चौका 100। ठीक है बच्चों, 25 चौका 100 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तब 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी क्या बचा जी, 1 और नीचे 4 दूना 8 बचा और ये 1/2।
1/2 के पावर n। अब देखो जी 1/2 को अगर तोड़ेंगे तो इसको लिख दे 1/2 के पावर 3 लिख दे और ये 1/2 के पावर n। तो बच्चों देखो तो आप पढ़े होंगे कि जब बेस बराबर होता है तो पावर पावर की इक्वल हो जाता है, तो n का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो आपको टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला होता है n गुणे t 1/2। ठीक है बच्चों, तो t का t, n का मान t और हाफ आपको अर्धायुकाल निकालना है। तो अब इसको रख देंगे, अर्धायुकाल कितना दिया 10 दिया है बच्चों, तो t 10 दिया 30 वर्ष होगा, यानी कि 1.25 ग्राम होने में उसको 30 साल का समय लगेगा बच्चों। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको देखिए और कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए जी। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट का कार्य क्या होता है। परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट का कार्य क्या होता है। क्वेश्चन है कि विबंधन का कार्य करता है, कि नियंत्रक क्षण का कार्य करता है, कि शीतलक का कार्य करता है, कि ईंधन का काम करता है। तो बच्चों परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट जो है विबंधन का कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। कह रहा है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था। कह रहा है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था। मैडम क्यूरी, बैकुरल, रदरफोर्ड की आई क्यूरी एंड जेलियट। तो आपका आंसर होगा आई क्यूरी एंड जेलियट, मैडम क्यूरी। ठीक है, कह रहा है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी, आई क्यूरी एंड जोलियट। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा, आई क्यूरी एंड जोलियट हो जाएगा उसी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों मिलकर खोज किया था जी, दो व्यक्तियों द्वारा हुआ था खोज। परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कोई पदार्थ है, इसमें से जब गामा किरण निकलती है ना, तो गामा में क्या होता है कि ना आवेश होता है ना ही द्रव्यमान होता है। तो जब गामा किरण निकलती है तो ये x का x ही हो जाता है, यानी कि गामा किरण निकलने से किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। ठीक है, आगे देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयनीकरण की क्षमता सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। कह रहा है कि आयोनाइजेशन पावर सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, आपको बताना है। अल्फा कणों की, बीटा कणों की, गामा कणों की, कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अल्फा कणों में आयोनाइजेशन की प्रक्रिया सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए बच्चों, अल्फा को याद रखिएगा, अल्फा को ही हीलियम कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या 2 होती है और द्रव्यमान 4 होता है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है, क्यों। कह रहा है कि प्रयोगशाला में न्यूक्लियर फिजन जो है प्रयोग नहीं किया जाता। नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब क्या होता है कि दो छोटे छोटे नाभिक को जोड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाना नाभिकीय संलयन कहलाता है। और यह अभिक्रिया होने में अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है कि ऑप्शन है कि अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, कि अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, कि अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, कि कम ताप की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ऑप्शन होगा आपका सी, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। और बच्चों एक और बात याद रखिएगा, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी नाभिकीय संलयन पे आधारित होती है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जी। ठीक है, आगे देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयुकाल कितना दिया है जी। तो अर्ध आयुकाल दिया है कितना, तो 44 दिन दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिनों में कम होकर के, यानी n नॉट का मान दिया है कितना जी, 1 ग्राम दिया है। ठीक है, 1 ग्राम दिया है। कह रहा है कि इसको 125 मिलीग्राम होने में कितना समय लगेगा। 125 मिलीग्राम होने में कितना समय लगेगा, इसको बता देना है। तो आपको यहाँ पे एन फैक्टर निकालना है बच्चों। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एन फैक्टर निकालने का तरीका होता है n/n नॉट = 1/2 के पावर n होगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए जी क्या क्या दिया है इसमें, देखते हैं। n नॉट का मान कितना है जी, तो 1 है, 125, ये n का मान 125, n नॉट का मान 1। ठीक है, और ये 1/2 गुणे n। देखिए बच्चों, जब इसको हम मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो लिखेंगे 125 भागा 1000। कितना लिखेंगे जी, 1000। तो देखिए, तो इसका 1000 यहाँ पे छुपा हुआ है, ये 1000 आ जाएगा नीचे।
तो 125 भागा 1000 1/2 के पावर n। जब आप इसको कटाइएगा 25 से बच्चों, तो 25 पचे 100 और 25 चौका 100, ठीक है। तो कितना होगा 5/40 इजकल टू 1/2 के पावर n। तो आप कटाओगे 5/40 से, यानी 1/8 और 1/2 के पावर n। 1/8 को 1/2 लिख देंगे, 2 के पावर 3, और ये 1/2 के पावर n। तो आप जानते हो कि बेस बराबर होगा तो बेस बेस कैंसिल हो जाएगा, पावर पावर के इक्वल हो जाएगा, तो n बराबर 3 हो जाएगा। n बराबर कितना होगा जी 3। अब कह रहा है कि बताइए कि टाइम निकालो, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला होता है n गुणे हाफ लाइफ, n गुणे हाफ लाइफ होता है। तो n का मान है 3 और हाफ लाइफ का मान है 44। तो इसको बदलेंगे, 4 तिहाई 12 के 2, 4 तिहाई 12 1 13 दिन, यानी कि 132 दिन होगा जी, 132 दिन, यानी कि आपका आंसर जो है डी आएगा जी, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन का तात्पर्य क्या है। बच्चों बीटा देखिएगा जी, बीटा का सिंबल, बीटा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे -1 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है और द्रव्यमान कितना होता है, तो 0 होता है, मतलब 0 रखा जाता है। तो कह रहा है कि बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन का निकलना, कि नाभिक में 1 इलेक्ट्रॉन निकलना, कि नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन में कोई, नाभिक में न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना, कि नाभिक में प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में बदलना, ऐसे होता है। देखिए होता क्या है समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि सोडियम है, ठीक है, 11 है। जब इसमें से एक बीटा कण निकलेगा ना, तो बीटा कण निकलेगा तो होगा क्या, तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि ये एक निगेटिव होता है, निकलेगा तो आगे जुड़ जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये जी, और ये जो भी है 23 है तो 23 हो जाएगा, जो भी आप कह लीजिए, यानी कि इसके प्रोटॉन में 1 बढ़ जाता है जी। तो यही कह रहा है कि बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन निकलना गलत बात है, नाभिक में 1 इलेक्ट्रॉन निकलना ये भी गलत है, ठीक है। कह रहा है कि बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन निकलना, नाभिक में 1 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन निकलना, कि नाभिक में 1 इलेक्ट्रॉन निकलना, कि नाभिक में न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में बदल, नाभिक में न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन बदल, गलत है। नाभिक में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदलना। कह रहा है कि बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है, बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है, नाभिक से 1 इलेक्ट्रॉन तो निकलता नहीं है, ये भी गलत है। नाभिक में न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना, ये भी गलत है। नाभिक में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में बदलना, ये भी, नाभिक में प्रोटॉन का, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जी, ठीक है। एक यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे प्लस में करेंगे 1 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में बीटा कण क्या होता है। तो बीटा कण क्या होता है जी, तो बीटा कण होता है -1 होता है, इसको बोलते हैं E10 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि रेडियम है, रेडियम से एक अल्फा कण उत्सर्जन होने पर नया परमाणु किस समूह में जाएगा। देखिए बच्चों, रेडियम है जी, ठीक है, रेडियम है 88 और 256। कह रहा है कि अल्फा कण निकलने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताए थे कि अल्फा कण का मतलब होता है कि परमाणु संख्या में 2 कमी और द्रव्यमान में 4 कमी। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको पढ़ना है। देखिए बच्चों, जब भी किसी परमाणु से अल्फा कण निकलता है ना, तो कोई भी तत्व दो समूह बाएं ओर जाता है, 2 समूह बाएं ओर विस्थापन होता है इसका, यानी कि 2 ग्रुप पीछे जाएगा। तो देखो, तो ये रेडियम जो है ना ग्रुप 1 में पाया जाता है, ये रेडियम जो है ना ग्रुप 2 में पाया जाता है। तो जब ये इसमें से एक अल्फा कण निकलेगा ना, तो इसका विस्थापन 2 ग्रुप पीछे होगा। तो देखो ग्रुप 2 में पाया जाता है, एक स्थान पीछे जाएगा तो 1 में होगा, उसके बाद अगर पीछे जाएगा तो 0 में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 समूह में चला जाएगा, यानी कि 2 स्थान पीछे जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है कि TH है, थोरियम दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें बीटा कण उत्सर्जन होने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, बीटा कण के उत्सर्जन से, तो देखिए तो 90। ठीक है बच्चों, थोरियम है, देखिए थोरियम दिया हुआ है, थोरियम कितना है 90 है और 234 है। ठीक है, 234 है, इसमें से एक बीटा कण निकल रहा है, तो बीटा कण निकलेगा ना बच्चों, तो इसके परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाती है, तो ये जो भी थोरियम से बाद हो जाएगा Pa, और 90 है, एक निकल जाएगा, तो निकलते देखिए माइनस दिया है, एक जाके जुड़ जाता है जी, तो 91 हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाती है प्रोटॉन में, यानी कि 9 234 ये हो जाएगा, 9 नहीं जी 91 है, 90 है तो क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा, 91 234, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के जैसा एक पीछे क्वेश्चन हुआ था, उसको फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, ये वाला, किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन क्या देता है। तो बच्चों देखिएगा, बीटा कण का मतलब होता है ना कि उसके परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या, जैसे मान लेते हैं कि सोडियम ही है, इसमें से एक बीटा कण निकलेगा ना, तो इसके परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाएगा, पहले 11 है तो ये 12 हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा 12, और ये अगर इसका 23 द्रव्यमान है तो ये भी हो जाएगा 23। ठीक है, द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहता है, परमाणु संख्या बढ़ जाता है जी, तो 12 हो जाएगा। तो बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये तो गलत था ना, नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, नाभिक में न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, नाभिक में न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना, कि नाभिक में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदलना, नाभिक में न्यूट्रॉन का एक बीटा कण निकलता है, तो ये भी गलत है, ये सही हो जाएगा जी, नाभिक में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदलना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जी। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः होंगे। देखिएगा, यूरेनियम दिया हुआ है 92 और 238। ठीक है, और इसमें से एक अल्फा कण निकल रहा है, तो अल्फा कण का परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है, तो माइनस कीजिए। तो देखिए, जब भी कोई तत्व प्राप्त होगा तो उसके परमाणु संख्या में 2 घट जाएगा, यानी कि 90 में से 2 गया तो 92 में से 2 गया तो 90, और 234 में से 38 में से 4 गया तो 4 3 2, यानी कि 234, यानी क्या होगा 90 और 234, 90 और 234 होगा, आंसर हो जाएगा 90 और 234, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है। बच्चों देखिए, गामा किरण ना इसमें परमाणु संख्या होता है और ना ही द्रव्यमान होता है, इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होता है, किसके तुलना में, तो अल्फा और बीटा के तुलना में होता है। तो कह रहा है कि भेदन क्षमता क्या होती है, बताइए भेदन क्षमता। तो अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार के किरणों से अधिक होती है, अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार के किरणों से कम होती है, अल्फा किरणें से अधिक परंतु बीटा से कम, अल्फा किरणें से कम परंतु बीटा से अधिक, तो सब गलत है। आंसर क्या सही है, तो ए सही है, इसकी भेदन क्षमता जो है अल्फा और बीटा से अधिक होती है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 3 अर्ध आयु जीवन काल के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितने प्रतिशत अंश क्षय रहेगा। कह रहा है कि 3 अर्ध आयु काल की बात, यानी अर्ध आयु काल कितनी है जी, तो अर्ध आयु काल दिया है 3। कह रहा है कि 3 अर्ध आयु काल के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितना प्रतिशत अंश शेष रह जाएगा, आपको बताना है जी। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि किसी तत्व का प्रारंभिक मात्रा 100 ग्राम है। कितने ग्राम है जी, 100 ग्राम है। देखिए, एक तो इसको एक एक नियम से बना सकते हैं और एक दूसरा जो है इसको फॉर्मूला से बनाया जा सकता है। ठीक है, पहले देखिए, हमने मान लिया कि इसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी ग्राम है जी, 100 ग्राम है। तो कह रहा कि बताइए कि 3 गो अगर अर्ध आयु जीवन काल हो तो उसके पश्चात प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाएगा, ये आपको बताना है जी। ठीक है, देखिए, कोई पदार्थ 100 ग्राम है
तो अगर एक अर्ध आयुकाल होगा, एक अर्ध आयुकाल यानी t का मान 1/2 होगा, तो आप जानते हैं ना अर्ध आयुकाल का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में जो समय लगता है उसी को अर्ध आयुकाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो 50 ग्राम होगा एक अर्ध आयुकाल में। ठीक है, दूसरा अर्ध आयुकाल में कितना होगा, तो दूसरा अर्ध आयुकाल में होगा 25 ग्राम, और तीसरा अर्ध आयुकाल लेंगे तो इसका भी हम ऐसे निकालेंगे, आधा करेंगे तो 25 का आधा होता है 12.5 ग्राम। तो कह रहा है कि अगर देखो तो पहला अर्ध आयुकाल, दूसरा अर्ध आयुकाल और ये तीसरा अर्ध आयुकाल, और तीसरा अर्ध आयुकाल के बाद कितना रह गया जी, तो 12.5 ग्राम, यानी आंसर हो जाएगा सी। आप इसको फॉर्मूला से भी बना सकते थे। फॉर्मूला कौन लगता है, तो n/n0 बराबर 1/2 के पावर n, ऐसे करके आप बना देते हैं। चलिए जी आगे और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में अल्फा कण होता है, अल्फा कण हाइड्रोजन होता है, H2 होता है कि He+2 होता है कि होता है, तो बच्चों हाइड्रोजन अल्फा का मतलब होता है हीलियम कण, परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं He++। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्ध आयुकाल 30 दिन है। कितना दिन दिया है जी, 30 दिन। अर्ध आयुकाल कितना दिया है, तो 30 दिन दिया हुआ है। 90 दिन के समय के अंदर परमाणुओं का अंश जो क्षय होगा वो कितना होगा आपको बताना है जी। ठीक है, पूरा t का मान कितना दिया बच्चों, तो t का मान दिया है 90 दिन दिया हुआ है। कह रहा कि बताइए कि 90 दिन के अंदर कितना क्षय हो जाएगा आपको बताना है। तो आप पढ़े हैं बच्चों कि हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना उसकी जो प्रारंभिक मात्रा है वो 100 ग्राम है। n का मान आपको निकालना है कि कितना प्रतिशत रह जाएगा बता दीजिए। तो आप फॉर्मूला जानते हैं n/n0 = 1/2 के पावर n, 1/2 के पावर n। तो चलिए हल करते हैं, n/n0 = 1/2, और देखिए तो n कितना दिया है जी, तो n का मान हम निकाल लेते हैं यहाँ से। t बराबर होता है n गुणे t/2 मान हाफ लाइफ। तो देखिए तो इसका मान दिया है 90, n का n, और हाफ लाइफ कितना दिया है जी, तो 30 दिन दिया है 30। तो कटाएंगे 30 × 90, तो n का मान हो गया 3 दिन आ जाएगा, यानी n का मान हो गया 3 दिन। आप लिखना यहाँ जरूरी नहीं है, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए तो फॉर्मूला यही होता है, तो इसका 3 रखेंगे। n/n0 = 1 का पावर 1 और 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो n का मान निकालेंगे तो जाके यहाँ पे गुणा होगा, n0 गुणे 1/8। ठीक है, n का n0 का मान कितना माने हैं, तो 100 ग्राम माने हैं। तो 100 गुणे 1/2, 100 गुणे 1/2 हो जाएगा। तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना, अब कटा 8 है ना, ये कटाएंगे तो आएगा 12/96, तो ये और 8×5 = 40, यानी कि n का मान कितना होगा जी, तो n का मान होगा 12.5। ठीक है, तो कह रहा है कितना क्षय होगा आपको बताना है। तो क्षय कितना होगा, तो आपको इसको जब हम परसेंटेज में बदल के घटाएंगे, इसमें क्षय मात्रा तो कितना होगा, 100 - 12.5, तो आएगा 87.5 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, 87.5 हो जाएगा जी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, परसेंटेज बदल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित समीकरण नाभिकीय संलयन को दर्शाती है। कौन सा समीकरण है इसमें जो समीकरण संलयन को दिखाता है। संलयन में क्या होता है कि देखो, परमाणु को परमाणु संख्या से जोड़ते हैं और मास को मास से जोड़ा जाता है। तो 1 1 2 तो सही है, 3 और 2 5, तो ये 4 और 1 5, ये भी ठीक लग रहा है। दूसरा देखो, 1 और 1 2, और यहाँ पे हीलियम बन गया, और यहाँ पे कुछ भी निकल नहीं रहा, 0 0 है। ठीक है, उसमें न्यूट्रॉन दिखा रहा था। 2 + Cl2, तो ये तो नाभिकीय अभिक्रिया है ही नहीं, दोनों गलत है। अब कह रहा है कि इसमें से कौन है, देखिए ये प्रोटियम है जी। ठीक है, लेकिन हीलियम का द्रव्यमान 4, ये भी सही तो लग रहा है, 3 2 4,
देखिए सनलाइन में क्या होता है ना कि कुछ भी बाहर नहीं निकलता है। तो अब देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन एक निकल जा रहा था, इसीलिए गलत है। सही क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। ये प्रोटियम और प्रोटियम जुड़ करके हीलियम बना रहा है। परमाणु संख्या 4 नहीं है, क्योंकि ये दो दो ही, एक एक ही मिल रहा है। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा कार्य करता है, ये क्या है, तो अधूरा क्वेश्चन है जी। नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, माने नाभिकीय रिएक्टर में कुछ यहाँ पे नाम देना चाहिए था, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का उत्पादन, नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, परमाणु बम का विस्फोट में सहायता को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन होना चाहिए कि नाभिकीय रिएक्टर किसका कार्य करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या करता है, तो नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। देखिए रिएक्टर का जब यूज होता है तो उसमें से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन नियंत्रित ढंग से किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा कि नाभिकीय परिवर्तन इतना से इतना है में कितने अल्फा कण निकल रहा है। देखिए पोलोनियम है, पीबी है 84 और ये है 215, और इसमें से कह रहा है कि कितने अल्फा कण निकल रहा है, कितने अल्फा कण निकल रहा है। और यहाँ पे दिया है पीबी 82 और ये 211 में कितने अल्फा कणों का उत्सर्जन हो रहा है, आपको बताना है। तो आप देख लो कि कितना इसके परमाणु संख्या में कमी हो रहा है। तो 84 से 82 हुआ है, यानी कि 2 की कमी हो रहा है, और 2 की कमी हो रहा है तो हीलियम होगा, सिर्फ एक होगा, क्योंकि परमाणु संख्या 2 होता है और द्रव्यमान 4 होता है। तो एक ही कमी हो रहा है जी, 84 से 82 हुआ है, एक कमी हो रहा है, यानी परमाणु संख्या में 2 की कमी हो रही है। और 2 का कमी का मतलब क्या है, एक हीलियम। परमाणु संख्या 2, देखिए परमाणु संख्या में 2 की कमी हो रही है ना। अल्फा कण में क्या होता है कि परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि Hi1 प्लस N01 में से बनता है। कह रहा है इससे क्या बनेगा, तो इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो N0 का 0, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, H का H होगा। परमाणु संख्या तो 1 रहेगा, लेकिन ये 2 हो जाएगा। तो देखिएगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, यानी इसको जोड़ेंगे ना तो ऐसे प्राप्त होगा हाइड्रोजन 1 और ये 2। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देख लो 1 1 1 2 और ये 1 3। तो देखो तो यही ना प्राप्त हो रहा है, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। तो ड्यूटेरियम आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विघटन की तापीय विघटन। तो बच्चों हाइड्रोजन बम जो है ना नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी नाभिकीय संलयन होती है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो भी नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि RA है, RA की अर्ध आयुकाल 1580 वर्ष है। कह रहा कि 4740 वर्ष में पश्चात ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितना प्रतिशत रह जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए बच्चों एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट दिया है रेडियम। एलिमेंट क्या दिया है बच्चों, तो एलिमेंट दिया है रेडियम RA 226, ठीक है, 226 दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी अर्ध आयुकाल कितनी दी है, तो इसकी अर्ध आयुकाल है, इसका अर्ध आयुकाल दिया है T1/2, कितना दिया है 1580 दिया हुआ है। और यहाँ पे टोटल टाइम कितना दिया है, तो टोटल टाइम दिया है 4740 वर्ष, 4740 वर्ष दिया हुआ है। कह रहा है कि इतना दिनों के बाद ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितना प्रतिशत रह जाएगा, आपको बता देना है। प्रारंभिक मात्रा का रह जाएगा, प्रतिशत नहीं पूछा है। तो बच्चे देखो बहुत आसान तरीका, इसको तो आप फार्मूला से बना लोगे और डायरेक्ट भी बना लोगे। आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे n का मान क्या आ रहा है, तो n का मान निकालने का फार्मूला क्या होता है, T/T1/2। तो T का मान कितना है 4740 और ये 1580। इसको कटाएंगे तो ये 3 वर्ष में कट जाएगा, यानी यहाँ पे कितना अर्ध आयु काल रह रहा है, तो 3 टाइम्स रह रहा है, ठीक है। तो 3 टाइम्स अगर रह रहा है तो क्या होगा, देखो तो मान लेते हैं कि कोई पदार्थ N है, ठीक है,
तो एक हाफ लाइफ के बाद कितना होगा, तो एक हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएगा n0/2, आधा हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि बताओ सेकेंड हाफ लाइफ के बाद ही क्या हो जाएगा, तो अपने आधा का आधा हो जाएगा, तो ये आधे का आधा निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। कहेगा बताइए कि और अर्धायुकाल एक बार निकालें, क्योंकि 3 बार कह रहा है जी, 3 टाइम्स आ रहा है अर्धायुकाल, तो कितना हो जाएगा n0/8 हो जाएगा। तो अपने प्रारंभिक मात्रा का 1/8 हो जाएगा। और आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। फार्मूला से कैसे बनाओगे, तो फार्मूला से बनाने का तरीका है, देखो जी, फार्मूला से बनाने का तरीका क्या है, तो फार्मूला से बनाने का तरीका है कि आप इसको लिखोगे ऐसे n/n0 = 1/2 के पावर n, 2 के पावर n, तो n/n0 1/2, n का मान कितना है, तो 3 है, तो n/n0 और 1 का 1 और 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो देखो, तो अपने प्रारंभिक मात्रा अगर n का मान निकालेंगे तो क्या होगा, n0 गुणे 1/8, यानी अपने प्रारंभिक मात्रा का कितना, तो 1/8 हो जाएगा। तो यानी आंसर हो जाएगा सी। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि विल्सन अबरक में कौन सा कोई चिन्ह नहीं छोड़ता है। कह रहा है कि विल्सन अबरक में कौन सा कोई चिन्ह नहीं छोड़ता है। आपको बताना है कि विल्सन अबरक में कौन सा कोई चिन्ह नहीं छोड़ता है। इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता है कोई चिन्ह, कि प्रोटॉन नहीं छोड़ता है, कि अल्फा कण नहीं छोड़ता है, कि न्यूट्रॉन नहीं छोड़ता है। देखिए विल्सन अबरक में क्या, देखिए इन सब में कोई ना कोई आवेश होता है, तो ये तो छोड़ेगा ही। न्यूट्रॉन जो है कोई आवेश नहीं छोड़, सॉरी कोई चिन्ह नहीं छोड़ता है, यानी कि न्यूट्रॉन आंसर इसका होगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रित छड़ें किस लिए प्रयोग में लाई जाती है। कह रहा है कि जो नियंत्रक छड़ें होती है वो किस यूज में लिया जाता है। अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए, कि अभिक्रिया की गति को बढ़ाने घटाने के लिए, कि ताप नियंत्रित करने के लिए। तो छड़े का उपयोग जो होता है अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक तत्व x एक अल्फा कण उत्सर्जित करने पर y बनाता है, तो x और y में क्या संबंध है। देखिए बच्चों क्या है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक तत्व अल्फा है, उससे एक तत्व x से इससे अल्फा कण निकल रहा है, तो मान लेते हैं कि इसकी परमाणु संख्या a है और द्रव्यमान b है। तो आप जानते हो ना कि परमाणु संख्या इसकी परमाणु संख्या 2 होती है और द्रव्यमान 4 होती है। तो जब भी ये किसी तत्व से निकलेगा तो z तत्व बनाएगा, और वो क्या होगा, तो परमाणु संख्या में 2 कमी होगी और द्रव्यमान में 4 कमी होगी। तो कह रहा है कि क्या तत्व बनाता है, तो y बनाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि x और y में क्या संबंध होगा, तो x और y में ये संबंध होगा कि दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम आने की संभावना होगी। यानी कि देखो समस्थानिक तो नहीं होगा, समभारिक भी नहीं होगा, सम न्यूट्रॉनिक ये भी नहीं होगा, ये क्या होगा, न्यूक्लियाइड्स होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी कीजिएगा। परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी किस पे आधारित होता है, आपको बताना है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, के नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। देखिए परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जो है परमाणु संलयन नाभिकीय संलयन पर होती है, और जबकि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर होती है। आंसर जो है बी सही होगा जी। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर इसका। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक क्या होता है। कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक क्या होता है, तो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। यही होता है, कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खाता है, कि दूसरे नाभिक से कुछ प्रारंभिक कण लेता है, कि बहुत से छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, कि कुछ प्रारंभिक नाभिक हो गए 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है। बहुत से छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। कह रहे कि नाभिकीय विखंडन में एक तत्व का नाभिक क्या होता है, बहुत से कुछ प्रारंभिक नाभिक कण खोकर 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है। बहुत से तो नहीं, लेकिन 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है। तो आंसर इसका डी सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है विखंडन प्रक्रम में, विघटन की, साइक्लोटोन की, संलयन। तो बच्चों आंसर होगा संलयन अभिक्रिया संलयन प्रक्रम में होता है।
अगला क्वेश्चन है कि कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में हो सकते हैं अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि अस्थायी नाभिक, अस्थायी नाभिक। देखिए कोई भी तत्व रेडियो एक्टिविटी तब दर्शाता है जब उसमें अस्थायी नाभिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये सेशन जो होता है समाप्त हुआ, और इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं, यानी कि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।